morning, one and all, especially my dear and loving students. How are you all? Good. I hope you're fit and fine at your home with your loving one. Okay. So, as always, I am your Ruksar ma'am, and today I am back with a total new chapter of Standard 8, that is Effects of the British Rule in India, that is chapter number 6. So, dear student, as the topic gives you clear insight into the chapter or clear view into the chapter, that is, this chapter is from the history portion of your book. So, in this chapter, we are going to study about effects of the British rule in India. ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद इंडियंस पर क्या इफेक्ट हुई ब्रिटिशर्स की रूल की, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट. सो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके. So here we go. Aruna was reading the newspaper in the morning while her daughter Purva was sitting beside her and doing her homework. Now here two characters are given to you. One is Aruna and other one is Aruna's daughter. So what Aruna is doing? Aruna क्या कर रही है? Aruna was reading the newspaper in the morning. अरुणा अपना न्यूज़पेपर पढ़ रही है मॉर्निंग में और उसकी बेटी उसके पास बैठी है, बैठकर होमवर्क कर रही है, डूइंग हर होमवर्क. ओके. अरुणा रीड लाउडली रेवोल्यूशन इन लीबिया. अरुणा न्यूज़पेपर की एक लाइन लाउडली रीड करती है जिसमें ऐसा लिखा होता है रेवोल्यूशन इन लीबिया, यानी कि लीबिया में रेवोल्यूशन हुआ. ठीक है. हियरिंग दिस पूर्वा आस्क व्हाई डू पीपल रिवोल्ट. ये सुनने के बाद पूर्वा, मतलब उसकी डॉटर का नाम क्या था? पूर्वा. देन पूर्वा इज आस्किंग व्हाट. पूर्वा इज आस्किंग, उसकी मदर को पूछ रही है व्हाई डू पीपल रिवोल्ट. लोग रिवोल्ट क्यों करते हैं? रिवोल्ट क्या होता है डियर स्टूडेंट? रिवोल्ट एक ऐसा एक्शन होता है, वायलेंट एक्शन होता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ठीक है, उसे हम रिवोल्ट कहते हैं. ठीक है. सो द पूर्वा इज आस्किंग टू हर मदर. पूर्वा उसकी मदर से पूछ रही है कि लोग रिवोल्ट क्यों करते हैं. देन अरुणा आंसर्ड when the needs of the people are not satisfied and the people face economic crisis they revolt. अरुणा ने आंसर देते हुए क्या कहा? when the needs of the people are not satisfied, जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें अगर पूरी नहीं होती है, सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो पीपल को क्या फेस होता है? इकोनॉमिक क्राइसिस फेस होता है, यानी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी फेस होती है. ठीक है. और फिर उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं? रिवोल्ट करते हैं. क्या करते हैं? रिवोल्ट. ओके. इन आवर कंट्री ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज वेरी बैड. और उसकी मदर ये भी बताती है कि हमारी कंट्री में भी, इंडिया में भी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, ब्रिटिश शासन, ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन थी वो बहुत ही बैड थी, यानी ख़राब थी. ठीक है, अच्छी नहीं थी. एंड द रिजल्टेड इन अ रिवोल्ट. और वो कंडीशन ने किस चीज़ में रिजल्ट ले लिया? रिवॉल्ट में, यानी कि इंडिया में भी रिवॉल्ट हुए थे. ठीक है. लेट मी टेल यू अबाउट द लाइफ ऑफ द इंडियंस एट द टाइम. और मुझे आपको उस टाइम के जो इंडियंस हैं उनकी लाइफ के बारे में बताने दो. मैं आपको कुछ बताती हूँ. ठीक है. कौन बोल रहा है? अरुणा, उसकी डॉटर पूर्वा को. ठीक है. सो लेट्स सी वो क्या कह रही है. ठीक है. इंडिया वॉज इकोनॉमिकली प्रॉस्परस टिल द 18th सेंचुरी. टिल द 18th सेंचुरी मतलब 18th सेंचुरी तक इंडिया बहुत ही प्रॉस्परस थी, यानी हर तरह से सक्सेसफुल थी, चाहे फिर वो मटेरियल में हो या फिर फाइनेंशियली हो, हर तरह से वेल डेवलप्ड कंट्री थी. ठीक है. 18th सेंचुरी तक. द एनार्की दैट फॉलोड द डेथ ऑफ औरंगजेब टू कुड नॉट वीकेन इट. ठीक है. जो एनार्की चली आ रही थी, कब से? औरंगजेब की डेथ से लेकर एनार्की जो चली आ रही थी उसने भी इंडिया को वीकेन नहीं किया था, यानी वो चीज़ ने भी इंडिया को कमज़ोर नहीं किया था. इंडिया वैसा ही वेल डेवलप एंड प्रॉस्परस था. ठीक है. It has been admitted by historians across the world that the industries, production techniques and the organization of the trade in the India were unmatched at that time. Okay. So हिस्टोरियंस ने ये एडमिट किया है, यानी कि कन्फेस किया है कि जो इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन और टेक्निक्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेड, ये सारी चीज़ें अनमैच थी, यानी मतलब उसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, इतनी वेल डेवलप्ड चीज़ें थी उस टाइम पर. ठीक है. एट द टाइम the same country India become poor and bankrupt during the nearly 200 years of the British rule. और the same country मतलब इतनी वेल डेवलप्ड एंड प्रॉस्परस कंट्री थी इंडिया, और उस वही कंट्री मतलब ब्रिटिश लोगों के 200 साल हमारे ऊपर राज करने के बाद क्या हो गई? एक पुअर एंड बैंकरप्ट कंट्री हो गई, यानी कि बहुत ही गरीब और बैंकरप्ट, यानी ऐसी कंट्री हो गई जो अपना लॉस पे नहीं कर सकती थी. ठीक है.
So it became the country that supplied raw material to the factories in England and offered a large market for the finished product of the factories in England. सो अब इंडिया सिर्फ एक ऐसी कंट्री बनकर रह गई थी जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही थी इंग्लैंड को, और दूसरा के इंग्लैंड को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट का मार्केट प्रोवाइड कर रही थी. ठीक है, कौन? इंडिया. So that's it. Now next, what is given to you? Condition of peasant and agriculture during the British rule. Now जब ब्रिटिश रूल इंडिया में चल रहा था तो उस दौरान क्या हो रहा था? जो पीजेंट है यानी स्मॉल फार्मर्स है उनकी कंडीशन कैसी थी और एग्रीकल्चर कैसा था. ठीक है, लेट्स सी. सो हियर the British got a new opportunity to increase their income after the acquisition of the Diwani right of Bengal, Bihar and Orissa. So द ब्रिटिश गॉड, ब्रिटिश लोगों को एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल गई थी अपनी इनकम को बढ़ाने की. ठीक है, इंक्रीज करने की. किसके बाद? आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द दीवानी राइट. दीवानी राइट मिलने के बाद ब्रिटिश लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि ताकि वो अपनी इनकम इंक्रीज कर सके. ठीक है, उन्हें कहाँ पर मिला था दीवानी राइट्स? राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू. कहाँ पे मिल गया था? मतलब दीवानी राइट क्या है? राइट है, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. ठीक है, कहाँ पर मिल गया था? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, इन 3 जगह पे उनको ये दीवानी राइट मिल गया था. ठीक है, सो इसी के साथ उन्हें एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई थी कि वो अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते थे. ठीक है, दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग पीजेंट टू अर्न मोर रेवेन्यू. उन्होंने स्टार्ट किया, क्या किया? उन्होंने जो पीजेंट है उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया टू अर्न रेवेन्यू. उनके पास से रेवेन्यू अर्न करने के लिए पीजेंट का शोषण करना स्टार्ट किया. एंड एज ए रिजल्ट द पीजेंट बिकम पुअरर. और उसका रिजल्ट क्या हुआ? जो पीजेंट्स थे वो तो पहले से ही गरीब थे लेकिन और ज़्यादा गरीब हो गए, बिकम पुअरर. मैनी टाइम्स द पीजेंट हैड टू सेल देयर ज्वेलरी टू पे देयर रेवेन्यू. और बहुत सारे टाइम ऐसा होता था, कंडीशन ऐसी बनती थी कि जो पीजेंट है उन्हें रेवेन्यू पे करने के लिए अपनी ज्वेलरीज भी बेचनी पड़ती थी. ठीक है, a large number of peasants had to borrow money from money lenders and consequently fall into a debt trap. Okay, so a large number of peasants had to borrow. और बहुत सी टाइम ऐसा भी होता था कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीजेंट्स यानी बहुत सारे पीजेंट्स को क्या करना पड़ता था? मनी कहाँ से लानी पड़ती थी? मनी लैंडर्स के पास से उधार मनी लेकर आनी पड़ती थी. ठीक है, मतलब जो साहूकार होते हैं, मनी लैंडर्स, जो उधार देते हैं मनी ज़्यादा इंटरेस्ट पे, ब्याज पे. ठीक है, तो उनके पास से मनी लानी पड़ती थी. ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होता था? कॉन्सिक्वेंटली वो किस में फॉल हो जाते थे, यानी कि किस में पड़ जाते थे? जो डेब्ट ट्रैप है यानी कर्जे का जो जाल है उसमें पड़ जाते थे. क्योंकि जो मनी लेंडर से हम लोग मनी लेकर आते हैं, बोरो करते हैं, उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, वी हैव टू पे लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो हम उससे ओवरकम नहीं हो पाते. और ये तो फिर स्मॉल पीजेंट्स थे यानी स्मॉल फार्मर्स थे जो मतलब उनको कहीं से भी इनकम नहीं थी लेकिन फिर भी वो रेवेन्यू पे कर रहे थे. किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का. ठीक है, और इसी तरह से वो डेब्ट ट्रैप में भी फंसते जा रहे थे. सो द नेक्स्ट, फार्मर्स लॉस देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर सफर्ड इन मेनी रीजन्स ऑफ इंडिया. ऐसे फार्मर्स जिन्होंने अपनी लैंड घुमा दी थी यानी लॉस, उनके पास से उनकी लैंड जा चुकी थी और एग्रीकल्चर भी नहीं था अब, वो ऐसे फार्मर्स बहुत सारे थे इंडिया के रीजन्स में. ठीक है, और वो सफ़र कर रहे थे इस चीज़ से. Moreover, Bengal witnessed a terrible famine in year 1770 CE, in which lakhs of people died of starvation. ठीक है, नाउ मोरेओवर, इसके साथ ही बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल विटनेस था किस चीज़ का? बहुत ही टेरिबल फैमाइन का. यानी फैमाइन यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर पानी का काल पड़ जाता है, काफ़ी समय से रेनफॉल नहीं हुई होती है. ठीक है, तो बंगाल विटनेस है टेरिबल फेमाइन का. कब हुआ था? ईयर 1770 CE में हुआ था, जिसके अंदर लैक्स ऑफ पीपल मर गए थे. स्टारवेशन यानी कि भूखे मारे गए थे. ठीक है, मतलब बारिश नहीं हुई तो खेती बाड़ी नहीं हुई तो खाने के लिए कुछ नहीं था. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस एनफोर्स परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू. नाउ किसने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट एनफोर्स किया यानी कि लागू किया? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या एनफोर्स किया? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट एनफोर्स यानी कि लागू किया. ठीक है, इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए वो न्यू एक्ट लेकर आए थे. ठीक है, कौन? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस. ओके, एज पर दिस एक्ट द कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन द एनुअल बेसिस. एज पर दिस एक्ट यानी कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के मुताबिक कंपनी क्या कर रही थी?
कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ऑन द एनुअल बेसिस, जो एनुअल बेसिस पर कंपनी एक रेवेन्यू फिक्स कर रही थी, मतलब कि इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है। किसी की एनुअल इनकम सपोज अगर किसी की एनुअल इनकम 50,000 है तो उस पर कुछ अमाउंट फिक्स की कर दी जाती थी कि यू हैव टू पे 5,000 एनुअल रेवेन्यू, आपको एनुअल रेवेन्यू पे करना है सालाना, ठीक है। द जमींदार्स लैंडलॉर्ड्स, जमींदार जो होते हैं जिसको हम लैंडलॉर्ड्स कहते हैं, वेर गिवन द परमानेंट राइट ऑफ द लैंड एंड रेवेन्यू कलेक्शन। सो तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो जमींदार है, जो लैंडलॉर्ड्स है, इंडियंस जमींदार और लैंडलॉर्ड्स, उनको क्या दिया, वेर गिवन द परमानेंट राइट ऑफ द लैंड, उनकी लैंड का परमानेंट राइट उनको दिया गया और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि लैंड रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, जमींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। ओके, दिस इज हाउ द क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स लॉयल टू द कंपनी वॉज क्रिएटेड। और इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्रिएट किया, एक लैंडलॉर्ड्स की लॉयल क्लास क्रिएट की टूवर्ड द कंपनी, ठीक है। वो जो लैंडलॉर्ड्स थे बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे टूवर्ड्स द ब्रिटिशर्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। इस तरह से उन्होंने एक पूरी क्लास तैयार की थी, ठीक है। दिस एक्ट ऑल्सो इंश्योर्ड दैट द इनकम ऑफ द कंपनी, ओके, और इस जो एक ने परमानेंट एक्ट है उसने क्या किया, एंश्योर द इनकम ऑफ द कंपनी, यानी कि एंश्योर यानी ऐसा आश्वासन दिलाया कंपनी को कि उसकी इनकम क्या है, मतलब इनकम होगी, ठीक है। अगेंस्ट दिस पीजन्स हु वर्क हार्ड इन द हॉट सन टू कल्टिवेट द लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स वेर एक्सप्लॉइटेड। ओके, सो अगेंस्ट दिस, और इस एक्ट के अगेंस्ट यानी कि परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अगेंस्ट जो पीजन्स थे, जो कड़ी धूप में काम कर रहे थे खेतों में, अपने फसल को उगाने के लिए कल्टीवेट कर रहे थे अपनी लैंड को, ग्रो क्रॉप्स वेर एक्सप्लॉइटेड, जो इतनी मेहनत कर रहे थे वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, ठीक है। मतलब वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्रॉफिट उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, उनके जितना भी मेहनत है उसका जो प्रॉफिट आ रहा था वो सारा रेवेन्यू में जा रहा था, मतलब रेवेन्यू पे करने में जा रहा था, ठीक है। सो द नेक्स्ट लेट्स सी अनदर पेज ऑन दैट इफेक्ट्स ऑन सोशल लाइफ आपको दिया हो गया है, यू कैन सी, आप फिगर्स देख सकते हो, आपको अलग अलग डिफरेंट फिगर्स दिए गए 6.1 एंड 6.2। 6.1 में इम्पोरिश्ड पीजेंट्स यानी पीजेंट्स दिए गए हैं जो स्मॉल फार्मर्स है, और दूसरे में क्या दिया है 6.2 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की पिक आपको दी है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इफेक्ट ऑन द सोशल लाइफ। नाउ जो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए और जो कंपनी हमारे इंडिया में आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुई थी हमारे सोशल लाइफ पे, ठीक है, जो इंडियंस हैं उनकी सोशल लाइफ पे। सो लेट्स सी व्हाट्स द इफेक्ट। वॉरेन हेस्टिंग, द पर्सन हु वॉज गिवन द जॉब ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू वॉज नोन एज कलेक्टर, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। और यहाँ पर ऐसा इंसान जिसको रेवेन्यू कलेक्ट करने की जॉब दी गई है कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ठीक है, तो ऐसे पर्सन को क्या 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 कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं, ठीक है, कलेक्टर कहा गया है। ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ जज। ना वॉरेन हेस्टिंग कौन सा फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे थे, जज का, मतलब जो जस्टिस प्रोवाइड करता है, ठीक है। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रॉयड अवर एंशिएंट सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल। जो ब्रिटिश सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का, उसने हमारे एंशिएंट सिस्टम जो था सेल्फ रूल का, मतलब हम खुद से हमारे मतलब सेल्फ रूल हमारे लिए सब मैनेजमेंट करते थे, ठीक है, और सारी चीज़ों की देख रेख करते थे कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारा जो सेल्फ रूल हमारी कंट्री में, हमारे कंट्री के लोगों का रूल, वो जो सेल्फ रूल है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी ख़त्म कर दिया था ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ने। इन द एंशियंट टाइम्स एवरी विलेज वॉज लाइक अ स्मॉल रिपब्लिक। एंशियंट टाइम में हर एक विलेज, जो स्मॉल विलेज है, वो कैसा था, स्मॉल रिपब्लिक था, ठीक है, मतलब वहाँ पर लोगों का राज था, ठीक है, कुछ भी डिसीजन लिया जाता सबसे पूछ के लिया जाता था इंडियंस पीपल से, ठीक है। ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज, और उसमें लोग अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते थे, और रिप्रेजेंटेटिव उनकी एस्पिरेशन और उनकी बिलीफ और उनकी विलिंगनेस से वर्क करते थे लोगों की, ठीक है। तो ऐसे इलेक्टेड मेंबर ग्राम पंचायत में हुआ करते थे, वो लोग हैंडल करते थे उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर विलेज, पूरे विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत हैंडल किया करती थी, ठीक है। दिस पंचायत वेर लाइक द बैकबोन ऑफ द सेल्फ रूल इन अवर कंट्री। ये पंचायत कैसी थी, लाइक द बैकबोन, यानी बैकबोन की तरह थी हमारी कंट्री के सेल्फ रूल में, ठीक है। दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ रूल स्टूड देयर ग्राउंड इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉरेन इन्वेशन, ठीक है।
ये जो इंस्टीट्यूशन थी ग्राम पंचायत स्मॉल इंस्टीट्यूशन, इन इंस्टीट्यूशन ने अपना लोकल सेल्फ रूल को मतलब अपना ग्राउंड मेंटेन रखा, यानी खड़ी रही वो डटकर किसके सामने, जब फॉरेन इन्वेशन हुआ यानी कि विदेशी आक्रमण हुआ तब भी वो किसी के सामने झुकी नहीं। ठीक है, उसने अपना ग्राउंड मेंटेन रखा, अपनी पोजीशन मेंटेन रखी, लेकिन और सल्तनत पीरियड में भी उसने अपनी पोजीशन मेंटेन रखी, वो किसी के सामने झुकी नहीं, ये लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन। ओके, लेकिन क्या हुआ, बट वेर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गई ये सारी सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। ओके, so the next, the policy of social reforms by the company made people feel insecure and suspicious. Now the policy of social reforms, जो social reforms कंपनी लेकर आ रही थी अपने बेनिफिट्स के लिए, जो चेंजेस इंडिया में, ठीक है, ऐसे सोशल रिफॉर्म्स की वजह से जो पीपल हैं इंडिया के उनको कैसा फील हो रहा था, दे फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस, यानी उनको अनसिक्योर यानी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था और उनको उस पर संदेह हो रहा था, सस्पिशियस यानी शक जा रहा था, शंका हो रही थी। ठीक है, दे फील दैट द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू कन्वर्ट दैम टू क्रिश्चियनिटी एंड डिस्ट्रॉय द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन फॉर एवर। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा था, इंडियन लोगों को, कि जो गवर्नमेंट है क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, ये सब चेंजेस लाके वो इंडियन पीपल का जो रिलीजन है उसे क्रिश्चियनिटी में मतलब क्रिश्चियनिटी धर्म में कन्वर्ट करना चाह रही है। ठीक है, और वो इंडियन कल्चर को ख़त्म करना चाह रही है कि हमेशा के लिए इंडियन कल्चर ख़त्म हो जाए, हमेशा के लिए। ठीक है, और इंडियन रिलीजन भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, people believed that the Indian social system was deliberately undermined in the railways and military. ठीक है, सो द पीपल बिलीव दैट, जो इंडियन पीपल्स थे वो ऐसा मान रहे थे, ऐसा बिलीव कर रहे थे कि जो इंडियन सोशल सिस्टम है, ठीक है, उसको डेलिबरेटली अंडरमाइंडेड इन द रेलवे एंड मिलिट्री। मतलब जो इंडियन पीपल्स रेलवे और मिलिट्री में हैं, वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनका माइंड को क्या अंडरमाइंडेड किया जा रहा है डेलिबरेटली, यानी मतलब जानबूझकर उनके माइंड को ब्रेन वॉश किया जा रहा है उनका। ठीक है, an order was passed in Agra that the every Indian had to salute the British. Okay, फिर उसके बाद में आगरा में एक ऑर्डर पास हुआ जहाँ पर वो ऑर्डर कुछ ऐसा था कि मतलब एवरी इंडियन हैज़ टू सैल्यूट द ब्रिटिश। मतलब हर एक इंडियन को, अगर वो किसी भी इंडियन को देखता है कहीं पर भी, तो इंडियन को ब्रिटिश को सैल्यूट करना है। ठीक है, सो दैट वॉज रॉन्ग। ओके, ये चीज़ गलत है। ओके, इफ़ इट वॉज नॉट डन it was considered as a crime and was liable for punishment. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, अगर कोई भी इंडियन ब्रिटिशर्स को देखेगा और सैल्यूट नहीं करेगा तो क्या होगा, इट वॉज नॉट डन, अगर ऐसा नहीं होता है तो इस चीज़ को क्या माना जाता है, एक जुर्म माना जाएगा और उस इंसान को पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट ऑफ एंगर एंड हेट्रेड फॉर द ब्रिटिश अमंग द इंडियंस। सो इसी के साथ मतलब लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड तो हो गए थे ब्रिटिशर्स को लेकर, ठीक है, लेकिन उसी के साथ इस चीज़ ने फ्यूल ऐड करने का काम किया और इसकी वजह से क्या हुआ, देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड सेंटिमेंट, यानी कि कैसा सेंटिमेंट स्प्रेड हो गया ऑल ओवर इंडिया में, एंगर का और हैट्रेड यानी गुस्से का और नफरत का। ठीक है, अमोंग द इंडियंस फॉर द ब्रिटिशर्स के लिए, मतलब लोग अब ब्रिटिशर्स को अच्छा नहीं समझते थे। ठीक है, उनके लिए मतलब ब्रिटिशर्स के लिए इंडियन लोगों के हार्ट में कैसी फीलिंग्स थी, एंगर की और हैट्रेड की। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर क्लियर अबाउट द इफेक्ट्स ऑन द सोशल लाइफ डियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, but we are not going to study this topic in this part. For this portion you have to wait for my part 2 video, so keep watching, stay home, stay safe. Thank you all of you.